हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था, लेकिन कुछ नोट्स मैंने आपको नहीं दिया था। तो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था, इस सेकंड पार्ट में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग लिखते हुए चलते हैं और साथ में उसको समझते हुए भी चलते हैं। ओके, इसकी हिस्ट्री को पहले हम समझ लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए इसके हिस्ट्री इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ये इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड डेड सेल from oak plants. ओक प्लांट ये कैसा था? कार्क था, कार्क प्लांट था, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्वेरकस सुबर इसका बॉटनिकल नेम होता है। और हमको ये पता है जब किसी का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम हम राइट करते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये चीज आप कभी भी मत भूलिएगा, आगे चल करके जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इस पॉइंट्स को जरूर क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका ये ओक प्लांट का या ओक का ये क्या है, बॉटनिकल नेम है। ओके, तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैसा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल डिस्कवर किया था। कहां से? ओक प्लांट से डिस्कवर किया था। ठीक है, मेन पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं आपको। सेकंड, his for the first time and published in book Micrographia in 1665। in 1665 में ये जो सेल इन्होंने लिखा था वो कौन सी बुक में पब्लिश हुआ था? माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट हुक इज आल्सो नोन एज देखिए मेरा एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैं नोन एज ऐसे लिखता हूं के ऑब्लिक ए करके नोन एज लिखता हूं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी है कि हम किस तरीके से नोन एज या बिटवीन कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक होता है जो मैं लिखता रहता हूं। तो रॉबर्ट हुक इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी भी आप बोल सकते हो। साइटोलॉजी के फादर बोला जाता है इनको,
नेक्स्ट, एवी ल्यूवेनहॉक एवी ल्यूवेनहॉक मैंने आपको बताया था कि एवी ल्यूवेनहॉक एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था। एवी ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल for the first time from rainwater and called it animal cues. And after that, and later it is named as bacteria by Ehrenberg। आपको मैं क्लियर कर दूं कि रॉबर्ट हुक, मैंने हिस्ट्री में बताया कि रॉबर्ट हुक ने, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल की डिस्कवरी किया था। और वो जो डेड सेल था वो प्लांट से लिया था इन्होंने, उसका मैंने बॉटनिकल नेम भी लिख दिया है। और ये पब्लिश्ड कौन से बुक में हुआ था, तो उस बुक का हमने नाम भी बता दिया है। और साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी का इनको फादर बोला जाता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। इसको आप आसानी से एक बार अगर पढ़ेंगे तो पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट हुक के बाद नेक्स्ट है एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था, उसको मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है नोट्स। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर्ड किया था, एक्चुअली वो लिविंग था, लेकिन कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जैसे कुछ प्रोटोजोअन्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गया, इसके बारे में डिस्कवर किया था। लेकिन एग्जैक्टली उसका नाम ये नहीं दे पाया। ल्यूवेनहॉक ने उसको नाम क्या दिया था, एनिमल क्यूस दिया था, एनिमल क्यूस टर्म यूज किया था। बाद में इसके बाद में इसको बैक्टीरिया का नाम दिया था एक साइंटिस्ट है एरनबर्ग ने इसको क्या किया था, बैक्टीरिया का नाम दे दिया था। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं रब कर दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आर विर्चू। आर विर्चू stated that क्या बोला था आर विर्चू ने, बोलिए। आर विर्चू ने क्या कहा था, हाँ, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, क्या बोला था आर विर्चू ने? आर विर्चू ने कहा था stated that omni cellula e cellula, that is every cell originated from pre-existing cell। इट मीन्स दैट जितने भी सेल का फॉर्मेशन होता है वो पहले से बनी हुई सेल से होता है। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था, जो
वीडियो का पहला लेक्चर है, उसको भी आप देख लीजिएगा कि जितने भी सेल का फॉर्मेशन होता है वो पहले से बनी हुई सेल से ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एमजे स्लाइडेन। एमजे स्लाइडेन ये एक बॉटनिस्ट थे एंड टी स्वान ये जूलॉजिस्ट थे। एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान। एमजे स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बॉटनी के बारे में काफी नॉलेज था, और टी स्वान ये एक क्या थे, एनिमल्स के बारे में इनको नॉलेज था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जूलॉजिस्ट, और इनको क्या बोला जाता है, बॉटनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी। प्रपोज्ड सेल थ्योरी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, तो कौन है, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, मैंने उस क्लास में बताया था, आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट या थ्योरी किसी और ने दिया था, लेकिन मैंने बताया था कि ये चोरी करने की जो आदत होती है ये बहुत पुरानी है। लोगों के अंदर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पैर खींच के नीचे करना और उसके सर पे पैर रख करके आगे निकल जाना, ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की एक सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है। तो सेम उसी तरीके से कि वर्क किसी और ने किया था, लेकिन वो उतना अपना पब्लिश नहीं कर पाया, अपना नाम नहीं कमा पाया, और ये लोग चीटिंग करके उसको छीन लिया और अपना नाम अपने नाम से पेटेंट करा लिया, तो उसके बाद से इन लोगों का नाम आ गया। एमजे स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट यहां से होता है सेल थ्योरी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरे वर्ड में भी आप इसको लिख सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, और भी कर सकते हैं यहां पे, और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, और ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आप यूनिट ऑफ लाइफ की जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, और क्या कंडीशन होना चाहिए सेल का, दूसरा कंडीशन होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, और क्या होना चाहिए इसके बाद, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए सेल के अंदर एक सेल थ्योरी जो कंप्लीट करता है उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स etc।
ये सारे चीजें प्रेजेंट अगर रहें तो वो एक कंप्लीट सेल के हिस्ट्री के बारे में बताता है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक एग्जांपल दिया था वायरस। ऐसा नहीं कि केवल वायरस ही है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ह्यूमंस का आरबीसी भी, ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे जो फुलफिल सेल थ्योरी को नहीं करते। वायरस ना तो सेल है, वायरस तो सेल ही नहीं है, मैंने आपको क्लियर किया था कि वायरस सेल ही नहीं है। सेल थ्योरी का क्या करता है, वायलेशन करता है, विरोध करता है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे मान लीजिए कुछ में कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट है, तो वो सेल थ्योरी को कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आगे का पॉइंट हम लोग समझते हैं क्या है, कैसे है। हक्सले एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम है हक्सले। हक्सले स्टेटेड दैट protoplasm is the physical basis of life, हक्सले ने कहा कि जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उससे क्या बोला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म में किसी सेल के अंदर का जो लिविंग कंटेंट होता है, क्या होता है, लिविंग कंटेंट, यानी यहां पे लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट इन द सेल। सेल के अंदर का क्या होता है, ये लिविंग कंटेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका, द term living content, the term living content that is protoplasm was given by परकिंजे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। कुछ अदर साइंटिस्ट हैं जैसे मैंने बताया था, इन प्लेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, in place of protoplasm some other terms used by scientists like आईएस में, जैसे फर्स्ट में यहां से आपको बता दे रहा हूं, एक साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या यूज किया था, इसको सार्कोट टर्म बाय डुजार्डिन। ये डुजार्डिन है, आप डुजार्डिन को कुछ लोग भूल के बस 2-4 दिन में ही खत्म कर देते हैं, डुजार्डिन 2-4 दिन में समाप्त हो जाते हैं। सेकंड है प्रोटोप्लास्ट टर्म बाय किसने दिया था, प्रोटोप्लास्ट का टर्म किसने दिया था, हाइंस्टीन।
हाइंस्टीन ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि देखिए ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है। इस प्रोटोप्लाज्म में कभी कभी आपको प्रोटोप्लास्ट दे देता कि प्रोटोप्लास्ट टर्म किसने यूज किया था, तो किसने यूज किया था प्रोटोप्लास्ट का टर्म? हाइंस्टीन ने यूज किया था। आप इस चीज को भूलिएगा नहीं। और डुजार्डिन ने इसको क्या कहा था? सार्कोट टर्म दिया था। क्या दिया था? सार्कोट टर्म दिया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफाई कर लेते हैं इसको 3 पार्ट्स में, मैंने बताया था क्लासिफाई किए। फर्स्ट इसमें आ गया सेल बाउंड्रीज, सेकंड है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सेल को पूरा 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया और थोड़ा इजी वे में हो जाएगा, आपको स्टडी करना भी इजी जाएगा। अब सेल बाउंड्रीज में कौन कौन से ये बाउंड्रीज आ जाते हैं? सेल बाउंड्री में सेल वॉल्स आ जाते हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स आ जाता है, ग्लाइकोकाइलिक्स आ जाता है, और क्या आ जाता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या आ जाता है? सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। तो ये 3 बाउंड्री जिसमें हमने लिखा के दिए हैं, हम स्टेप टू स्टेप पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते चलेंगे एक एक इसमें से, लेकिन फिलहाल अभी हम पूरा क्लासिफिकेशन आपको दे देते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया साइटोप्लाज्म को। फर्स्ट इसमें से हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? साइटोसोल और ग्राउंड प्लाज्म, और क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड प्लाज्म भी बोलते हैं। ये क्या है दूसरा? ट्रोफोप्लाज्म। इस ट्रोफोप्लाज्म को फिर हम डिवाइड कर लेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब एक में आ जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें आ जाएगा नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स आ जाएंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स में इसका अगर हम एग्जांपल्स दें, सेल ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, etc. ये सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम्स और गोल्गी बॉडीज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स में
ये जो दे रखा है नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, अब इस नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स में क्या आ जाते हैं, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स में ये यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां मैं लिख देता हूं नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसमें कहा जाता है रिजर्व प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, रिजर्व प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और फाइनली क्या है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। रिजर्व प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और क्या आ गया, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आ गया। तो ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया। रिजर्व प्रोडक्ट्स का अगर हम एग्जांपल लिखें तो क्या आ जाएगा, रिजर्व प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा इसका, रिजर्व प्रोडक्ट्स का। ये नीचे हम एग्जांपल्स लिखेंगे सबका, एक दो एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल्स भी इसमें आ जाते हैं। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट भी इसी में आ जाते हैं। जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिजर्व प्रोडक्ट्स में ही आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा, जैसे गम्स आ गए, दुनिया में कितना गम है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में भी गम है। और क्या आ गया, टैनिन्स आ गया, रेजिन्स आ गया, टैनिन्स हो गया, यही सामने मैं लिख देता हूं, गम हो गया, टैनिन्स हो गया, टैनिन्स हो गया, रेजिन हो गया, रेजिन्स हो गया, एटीसी। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में क्या आ गए, कलरिंग, कलरिंग मैटर आ गया, कलरिंग मैटर और नेक्टर आ गया। कलरिंग मैटर, ये लास्ट में देखिए कलरिंग मैटर, यहां दिखाई ना दे रहा हूं तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं कलरिंग मैटर। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। सेल स्ट्रक्चर को समझना बहुत इजी है। हम इसको कितने वे में स्टडी कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में। सेल स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट है सेल बाउंड्रीज, सेकंड पार्ट है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियस। ओके, नाउ further cell boundaries divided into 3 parts. One is a cell wall, second is glycocalyx and last is cell membrane. Last is cell membrane. Cytoplasm again subdivided into 2 parts. One is a hyaloplasm. Hyaloplasm is also known as cytosol or ground plasm. But another is a trophoplasm. Trophoplasm again subdivided into 2 parts. One is a cell organelles and another is a non-living cell inclusion. But here the example of cell organelles, the examples of cell organelles, mitochondria, plastid, lysosome, Golgi bodies, सेंट्रोसोम, यानी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। हम जब पॉइंट्स करके पूरा एक सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो और दिमाग में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में है इसका जो मैंने बताया कि ट्रोफोप्लाज्म में ये जो नॉन लिविंग इंक्लूजन है, इसमें रिजर्व प्रोडक्ट्स है और एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है और लास्ट का क्या है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है। तो रिजर्व, एक्सक्रीटरी एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो रिजर्व प्रोडक्ट्स का एग्जांपल भी मैंने दे दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, फैट्स आ जाता है, ऑयल्स आ जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में टैनिन है, गम्स है, रेजिन है, ये सारे आ जाते हैं। एक्सक्रीशन करने वाला मैंने समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स में कलरिंग मैटर और क्या आ जाता है, नेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे पार्ट्स आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इसमें है सेल बाउंड्रीज। फर्स्ट क्या है,
सेल बाउंड्रीज है। आप लोग इसको क्या करिए, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए सेल बाउंड्रीज में 3 मैंने बताया, एक है सेल वॉल, ग्लाइकोकाइलिक्स और क्या है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप फर्स्ट हेडिंग इसमें से रहेगा सेल वॉल। सेल वॉल के बाद ये हम नेक्स्ट वीडियो में बना के बताएंगे आपको, नेक्स्ट डे आपको मिलेगा ये वीडियो। तब तक के लिए आप लोग वर्क करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। मिलेंगे कब?